हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे होंगे। स्टूडेंट जो क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं यानी एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वही क्वेश्चन हम लेकर आए। क्वेश्चन विथ आंसर आपको बताएंगे, प्रश्न का उत्तर भी हम आपको देंगे कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है और आपको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए शिक्षा शास्त्र की कॉपी में। कि आपका 4 नंबर का अति लघु उत्तरीय का और 6 नंबर का दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और वही क्वेश्चन हम लेकर आए, आपको क्वेश्चन भी बताएंगे और आंसर भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। वो वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके इस वीडियो के जरिए। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में देखेंगे। क्लास 12 शिक्षा शास्त्र, यूपी बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे ही जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा पहला है, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य क्या है। पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य क्या है। आपका बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से शिक्षा शास्त्र का पेपर पूछा जाता है। 2022 का बोर्ड एग्जाम का इसी प्रकार से रहेगा। आपका शिक्षा शास्त्र 2022-23 का, तो पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहता है। शिक्षा शास्त्र में समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाता है। यानी हर सब्जेक्ट में जो हाई स्कूल इंटर के होते हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम या बिहार बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनका जो समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का ही होता है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटा पेपर आपको हल करने के लिए दिया जाता है। यानी आपको 15 मिनट आराम से पेपर पढ़ना होता है। यानी जो आपका ये पेपर होता है, ये आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए ही दिया जाता है। तो शिक्षा शास्त्र का इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। यानी इसमें निर्देश भी दिए गए हैं। नेट प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और उसके बाद में क्या है, निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न, संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न और संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें आपको प्रत्येक 25 शब्दों में आंसर इसका दे रहा है, यानी आपका उत्तर दे रहा है। तो इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप एक कॉपी कलम लीजिए और नोट करते चले जाइए पेन को, या आप स्क्रीन शॉट लेते चले जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और क्वेश्चन भी साथ में। तो पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य क्या है, ये आप हमें बताइए या समझाइए। तो बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण से शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, पर्यावरण शिक्षा इस युग की। आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में इतने ही दूर दूर लिखना है, जैसा कि मैंने लिखा है दूर दूर, इतने ही दूर आपको भी बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ताकि आपका साफ तथा सुंदर दिखे। और ज़्यादा काट पीट बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ब्लैक पेन का यूज करना है और आपको एक स्केल लेके जानी है, यानी आपको एक स्केच लेके जानी है, ब्लैक स्केच, जिसे आप अंडरलाइन कर सके। ये जैसे मैंने अंडरलाइन किया है प्रश्नोत्तर नंबर, आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालने के बाद में अंडरलाइन कर देना है काला स्केच से, ताकि वो देखने में अच्छा लगे और एग्जामिनर उसको पसंद कर सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का क्या लक्ष्य है, तो आप अंडरलाइन कर दीजिए। इसके ब्लैक पेन से आप क्या कीजिए, इसको अंडरलाइन कर दीजिए इसी प्रकार से। अब उत्तर क्या है, पर्यावरण शिक्षा इस युग की प्रबल मांग है। इसे उपयोगी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य समस्त नागरिकों को पर्यावरण तथा पर्यावरण संबंधी विभिन्न समस्याओं के प्रति जागरूक करना है। यह जागरूकता ही पर्यावरण की सुरक्षा में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त पर्यावरण में सहायक प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के प्रयास करना भी पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है। अब इनमें कहने का मतलब क्या है कि पर्यावरण शिक्षा वो है, यानी इन्वायरमेंट। पर्यावरण शिक्षा इस युग में प्रबल मांग है, यानी प्रबल मांग है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं। तो पर्यावरण शिक्षा का ये मांग हो जाने, पर्यावरण आपको मांग है। उसके बाद में नागरिकों का पर्यावरण तथा पर्यावरण संबंधी विभिन्न समस्याओं के प्रति जागरूक करना है। यानी जो नागरिक विभिन्न यानी विभिन्न प्राकृतिक और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जागरूक करना है। इनको जागरूक करना कि पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित करें, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो इसी प्रकार से होगा आपका पढ़ना है। इस जागरूकता की पर्यावरण की सुरक्षा में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त यानी जागरूक करना है किसको, इंसानों को जागरूक करना है, मनुष्यों को जागरूक करना है, व्यक्तियों को जागरूक करना है कि पर्यावरण में पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण शिक्षा को समझें। प्रकृति संतुलन को बनाए रखने, प्रकृति यानी ये पूरी दुनिया के संतुलन को बनाए रखने में पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य। तो ये आप क्वेश्चन क्या है, आप बनाकर भी लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसी प्रकार से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा दूसरा है, सकारात्मक प्रेरणा तथा नकारात्मक प्रेरणा से आप क्या क्या आशय है। सकारात्मक प्रेरणा तथा नकारात्मक प्रेरणा से क्या आशय है, ये आप हमें बताइए। तो जो हमारा पहला है आपका, दो इसी प्रकार से ये दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मिक्स कर दिया है कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में यदि आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। यदि जो दीर्घ उत्तरीय होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, यानी आपका 6 नंबर का होगा बोर्ड एग्जाम में, और जो आपका अति लघु उत्तरीय होगा वो आपका 4 नंबर का होता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इसी के अनुसार कितने शब्दों में लिखना है, उसी के अनुसार आपको ये दोनों क्वेश्चन को मैनेज करना है। जो पहला है सकारात्मक प्रेरणा, इससे जो सकारात्मक प्रेरणा के नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा ब्लैक पेन से। आपको हेडिंग डालना, क्योंकि हेडिंग के ऊपर ही जो एग्जामिनर होता है वो अपना ध्यान केंद्रित करता है। हेडिंग के ऊपर ही यदि आपका हेडिंग बढ़िया लिखा है और ब्लैक पेन से अंडरलाइन हुआ है तो हेडिंग के अनुसार एक लाइन पढ़ेगा, उसके बाद में वो छोड़ देगा और आपको नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा, यानी आपको 4 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। तो सकारात्मक प्रेरणा में देख लेते हैं, इसे आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। इस प्रेरणा में व्यतीत कार्य व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है, यानी जो कक्षा 12 यानी शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं, आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, उनमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। सकारात्मक प्रेरणा तथा नकारात्मक प्रेरणा क्या है, ये आप हमें बताइए, समझाइए या विस्तार रूप से लिखिए या उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका कई प्रकार से पूछ लाएगा, आपको घबराना नहीं है, इसका डटकर सामना करना है। और सकारात्मक प्रेरणा तथा नकारात्मक प्रेरणा इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से हमने लिखा है। तो इनमें आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं, इसे आंतरिक प्रेरणा यानी सकारात्मक को आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। इस प्रेरणा को व्यतीत कार्य व्यतीत अपनी इच्छा से करता है, व्यक्ति अपने इच्छा से कार्य करता है, जो ये आंतरिक प्रेरणा होता है। उसके बाद में आप दूसरे बात कर लेते हैं नकारात्मक प्रेरणा। नकारात्मक प्रेरणा में इसमें व्यक्ति किसी कार्य को व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से ना करके अन्य व्यक्तियों की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। ये बाह्य प्रेरणा भी कहलाता है, यानी बाह्य प्रेरणा की प्रभाव के कारण करता है। बाह्य प्रेरणा यानी नकारात्मक प्रेरणा बाह्य प्रेरणा भी कहलाते हैं। इस आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं किसको, सकारात्मक प्रेरणा को, और उसे बाह्य प्रेरणा कहते हैं। तो इसमें है व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है सकारात्मक, और नकारात्मक यानी निगेटिव प्रभाव, सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव, यानी सकारात्मक वो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो उसी प्रकार से जो इसे कि इंग्लिश में पूछा लिया जाता है, उसी प्रकार से हिंदी में है शिक्षा शास्त्र एजुकेशन। तो ये बाह्य प्रेरणा है, ये इसे आंतरिक प्रेरणा कहता है। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है, इसमें व्यक्ति अपना इच्छा से कार्य नहीं करता है। तो यही है सकारात्मक और नकारात्मक प्रेरणा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, ये आप हमें बताइए। शिक्षा शास्त्र में क्या व्यवस्था थी। शिक्षा शास्त्र में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, BBI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये दोस्तों जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन एक कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करते चले जाइए, या अपने यदि आप नोट कर लेंगे तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, ये आप हमें बताइए। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ लिया। अब जैसे ये देख लीजिए, बालिका शिक्षा की किन्हीं 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए। बोर्ड एग्जाम में ये बार बार पूछ लिया था, तो इसका भी क्वेश्चन हमने लिखा है, आगे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया था है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, ये बताइए। तो इसमें आंसर है कुछ इस प्रकार से। आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में जो मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से आपको आंसर भी देना है। आपको थोड़ा दूर दूर पर शब्दों को लिखना है ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। बौद्ध काल में, इसका आंसर है बौद्ध काल में स्त्रियों अर्थात बालिकाओं को सुचारू व्यवस्था थी। इसका प्रमाण यह है कि इस काल में अनेक विदुषी स्त्रियों का उल्लेख हुआ है। जैसे आपको जहाँ पर जैसे लगे कि यहाँ पर कुछ बढ़िया है और एग्जामिनर देखेगा तो आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। जैसे अनुपमा, सुमेधा, विजयंका तथा शुभा बौद्ध काल में अनेक। इसी प्रकार से यानी बौद्ध काल में स्त्रियों या बालिकाओं की सुचारू व्यवस्था थी, यानी बौद्ध काल में जो स्त्री की शिक्षा थी वो काफ़ी बढ़िया थी और सुचारू थी। जैसे कि अनुपमा, सुमेधा, विजयंका तथा शुभ बौद्ध काल में अनेक स्त्रियों ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं
प्रचार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। परंतु ये भी सच है कि बौद्ध काल में केवल उच्च वर्ग के परिवारों को स्त्रियां उच्च या उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई है। इनमें कहने का मतलब क्या है कि जो उच्च परिवार यानी अमीर परिवार के, हमारे बोलचाल भाषा में कह लीजिए अमीर परिवार की थी, उनकी शिक्षा बहुत ही बढ़िया हुई और बहुत ही अच्छे ढंग से यानी उत्तम हुई, काफ़ी बढ़िया हुई। और जो निम्न युग की यानी महत्वपूर्ण योगदान दिया। परंतु ये भी सच है कि बौद्ध काल में केवल उच्च वर्ग यानी उच्च वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा काफ़ी बढ़िया मिली और निम्न उन लोगों की शिक्षा मिली लेकिन कम शिक्षा मिली। तो ये हो गया इसमें यानी बौद्ध काल में शिक्षा का क्या अर्थ था, यानी स्त्रीय शिक्षा पर प्रभाव डालिए। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अभी लाइक नहीं करें तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके बोर्ड एग्जाम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा, पंडित मदन मोहन मालवीय की शिक्षा के अनुसार माध्यम का उल्लेख कीजिए। अब ये देखिए बोर्ड एग्जाम में आपका पूछ ले आएगा। ये देखिए आपका इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया आएगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय, ये देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए या उनके अनुसार शिक्षा का क्या रूप है, ये आप हमें बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का माध्यम उल्लेख कीजिए। उनके अनुसार उल्लेख करना है कि शिक्षा शास्त्र में इसका माध्यम क्या हो सकता है। तो इनमें है पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदी और हिंदुस्तान के नारे के प्रबल समर्थक थे। यही कारण था कि उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता से पलकर भी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। उन्होंने मातृभाषा के अनुसार देशवासियों को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रेरणा दी। इसलिए उन्होंने कहा कि प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक हिंदी को ही शिक्षा का माध्यम बना देना चाहिए। अब पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार जो शिक्षा का नारा था, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान यानी भारत, नारे के प्रबल समर्थक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थी। और इनके अनुसार यानी जो हिंदी मातृभाषा था ये अपना मातृभाषा मानते थे पाश्चात्य सभ्यता से, यानी गाँव या किसी इलाके से पढ़कर, लेकिन हिंदी भाषा को अपने नहीं भूले, यानी उनकी मातृभाषा है। और इनके अनुसार देशवासियों को जागरूक कर रहे थे कि हिंदी बोले और अपनी मातृभाषा को पकड़े, अपनी मातृभाषा का समर्थन करें। और इसलिए उन्होंने कहा कि प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक हिंदी को ही शिक्षा का माध्यम बना लेनी। जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो हिंदी होना चाहिए और इनको देशवासियों को भी समझ लेना चाहिए, अपना माध्यम बना लेना चाहिए बोलचाल की भाषा में। तो ये हमारा होगा चौथा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा आपका शिक्षा शास्त्र में, और 4 नंबर आप बोर्ड एग्जाम में लाकर हमें दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, बाढ़ के समय मुख्य रूप से क्या सावधानियां आवश्यक होती है। यानी बाढ़ जो होता है, बाढ़, भूकंप हो गया और उसके बाद में प्राकृतिक आपदा, तो ये सब जो हो गया बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि बाढ़ के समय मुख्य रूप से क्या सावधानियां आवश्यक होती है, यानी सावधानियां क्या बरतनी चाहिए कि बाढ़ से हम बच सकें। तो इनमें कहने का मतलब क्या है, उत्तर है इसमें कुछ इस प्रकार से उत्तर भी है दोस्तों। भूचाल तथा बाढ़ दोनों ही एकाएक आने वाली गंभीर प्राकृतिक आपदाएं हैं। भूचाल से सर्वाधिक हानि मकानों के गिरने से होती है। बाढ़ से मुख्य हानि संबंधित क्षेत्र में जल व्याप्त हो जाने के कारण, यानी लुप्त होने जाने के कारण, इसमें जान का खतरा पशुओं तथा खड़ी फसलों, यानी जो खड़ी फसलें होती हैं, हानि पहुंचती है। इन दोनों आपदाओं के कारण जब कब कहाँ पर कौन सी आपदा घट जाए किसी को पता नहीं रहता, और इस आपदा से पूरी जो फसल होती है और गाय भैंस ये जो भी रख लीजिए ये सारी नष्ट हो जाती है, मकानें भी नष्ट हो जाती हैं जिसमें हम लोग रहते हैं। तो ये प्राकृतिक भूचाल तथा बाढ़ का कारण है, स्रोत है। अब जी इसमें कुछ भी और है, पता नहीं चलता। मनुष्य को जान बचाना इसके लिए आवश्यक है, यानी मनुष्य को जो है हमारे बाढ़ के समय मुख्य रूप से सावधानियां क्या बरतनी चाहिए जिससे हमारी जान बच सके। तो इनमें कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य को जान बचाने के लिए आवश्यक है कि यथासंभव शीघ्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से निकल जाए, यानी बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ आने वाला है वहाँ से तुरंत निकल जाए, किसी
अन्य शहर या अपने गांव में चले जाए, रिलेटेड में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में निकल जाए, किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। ऊंचे सुरक्षित यानी पहाड़ियों पर या कहीं ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए ताकि बाढ़ से आपको प्रॉब्लम ना हो, यानी वो बाढ़ आपको निगल ना पाए, यानी बाढ़ आपको बहा कर ले ना जाए अपने साथ। यहाँ पर आपको ये प्रभाव करना है। बोर्ड एग्जाम में आपको इसी प्रकार से लिखना है। यदि आपको पता है कि बाढ़ क्या है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं बनाकर, जैसे हम कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, क्लास 12 एजुकेशन का है, यानी शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, शिक्षा के प्रसार में आने वाली किन्हीं दो समस्याओं का वर्णन कीजिए। जो शिक्षा में आने वाली है जी, ये देखिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा गया है। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, बालिका शिक्षा, ये पूछा गया है, दो समस्याओं। उसके बाद में इसमें पूछ लिया गया, यानी बालिका को हटाकर शिक्षा रख ले, शिक्षा की किन्हीं दो समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसमें बालिका लगा है, इसमें आपको शिक्षा की समस्याओं का वर्णन ही करना है, दो समस्याओं का वर्णन करना है, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। शिक्षा के प्रसार में आने वाली, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कितना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का होता है शिक्षा शास्त्र में। यदि आप ऐसा ही अपना मार्क कलेक्ट करते जाएंगे, आपका जो क्वेश्चन होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, आपका जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न का क्वेश्चन होता है, आपका ये 4-5 नंबर का, यानी 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो कि 6-6 नंबर का पूछे ही जाते हैं। तो यदि आप 6-6 मार्क का 4 भी कर लेते हैं तो 6 चौके 24, आपका 24 मार्क कंप्लीट हो जाता है, यानी आप 4 का आंसर सही दे गए। तो इसमें आंसर देख लेते हैं। शिक्षा के प्रसार में आने वाली दो मुख्य समस्याएं या बाधाएं कुछ इस प्रकार है। आपको ये भी लिख देना है, कुछ इस प्रकार है। आपको पहले ये इंट्रो दे देना है कि शिक्षा के अनुसार इनकी दो समस्याएं कुछ इस प्रकार से है, हम नीचे बताएंगे। तो जो पहला शिक्षा है, शिक्षा में अपव्यय की समस्या तथा शिक्षा में अवरोधन की समस्या। शिक्षा में अपव्यय का तात्पर्य उन छात्रों पर व्यय किए गए हैं समय, धन एवं शक्ति से है जो कि किसी स्तर की शिक्षा पूर्ण किए बिना अपना अध्ययन समाप्त कर देते हैं। अपना अध्ययन समाप्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपना अध्ययन जो समाप्त कर देते हैं। शिक्षा का प्रसार में दो मुख्य समस्याएं इस प्रकार है। शिक्षा के अपव्यय तात्पर्य उन छात्रों पर व्यक्त किए जाते हैं जो धन के शक्ति से ही किसी स्तर शिक्षा पूर्ण किए बिना अपना अध्यापन समाप्त कर लेते हैं, यानी पैसों कर देकर अपना अध्यापन यानी अपनी क्लास को बढ़वा लेते हैं। और जैसे हमारे कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में जो है कह रहा है आंसर, कहने का आंसर क्या, आंसर का मतलब क्या है कि जो उच्च शिक्षक, जो अमीर परिवार के लोग होते हैं, वो अपना समय बचाने के लिए शिक्षा का त्याग कर देते हैं और उसको जैसे फॉर्म डालकर पढ़ना या अन्य प्रकार से पढ़ना, वो शिक्षा का अध्ययन बढ़वा लेते हैं, समाप्त कर देते हैं अपना, और पैसे के बिना यानी धन और शक्ति से अपना शिक्षा बढ़वा लेते हैं आगे और अपनी मार्कशीट के अनुसार से आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ शिक्षा की दो समस्याएं हैं जो कि काफ़ी रेगुलर समस्याएं हैं ये। अब देखिए ये है, शिक्षा में अवरोधन का अर्थ क्या है? शिक्षा में अवरोधन का अर्थ क्या है? छात्र का शिक्षा के क्षेत्र में नियमित रूप से प्रगति न करना, अर्थात निर्धारित अवधि में किसी परीक्षा को पास करके अगली कक्षा में ना पहुंच पाना। यानी मेरे कहने का क्या मतलब है कि काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं चीटिंग करके अपने दूसरे कक्षा में पहुंच जाते हैं, यानी पेपर को बिना दिए और क्या है, नियमित रूप से प्रगति ना करना, अर्थात निर्धारित अवधि से किसी परीक्षा की पास करके अगली कक्षा में ना पहुंच पाना। यानी ये काफ़ी स्टूडेंट के मन जो होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी अगली नियमित अवधि से परीक्षा की अगली कक्षा में ये प्रवेश कर जाते हैं और किसके पेपर की बिना ही प्रवेश कर जाते हैं, चालाकी करते हैं। तो ये होगा शिक्षा के प्रसार में आने वाली दो समस्याएं जो कि इस प्रकार हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा कितने नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन है और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के दो कुप्रभाव का उल्लेख कीजिए। कुप्रभाव यानी क्वेश्चन जो हमारा 7वां है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि क्या है, दो कुप्रभाव का उल्लेख कीजिए। जो जनसंख्या तीव्र वृद्धि से बढ़ती जा रही है आज की जनरेशन में, हमारा जनसंख्या जो हमारे भारत देश का जनसंख्या है वो कितने आता है, यानी दूसरे नंबर पर आता है, यानी चाइना से दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला वो आता है। क्या? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य या इंडिया आता है, यानी देश आता है जो कि भारत देश है। तो हमारी जनसंख्या में तीव्र होने वाली दो प्रमुख कारण इस प्रकार हैं जो कि शिक्षा शास्त्र के मॉडल पेपर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो जनसंख्या
इसका आंसर है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के दर विस्फोट के रूप से जाना जाता है। ये एक गंभीर समस्या है। सर्वप्रथम ये स्पष्ट है कि इस स्थिति में देश के नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं की अत्यधिक कभी कमी या कमी महसूस होने लगती है। दूसरा प्रतिकूल प्रभाव ये होता है कि देश में बेरोजगारी तथा निर्धनता की समस्याएं प्रबल हो जाती है। अब इसमें कहने का मतलब क्या है, दो इस प्रकार से आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। आपको ये नहीं लिखना है कि एक ये होगा, दो ये हो गया, आपको इसी में लिख देना ताकि आपका सटा रहे और बोर्ड एग्जाम में एक ही लाइन पढ़कर चला जाए। आपने बीच में क्या लिखा, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपने अनुसार लिखते चले जाइएगा कि हमारी जनसंख्या के अनुसार, हमारे भारत देश की जनसंख्या के अनुसार तीव्र वृद्धि के कारण ये हो रहा है। तो समस्याएं का सर्वप्रथम स्पष्ट स्थित देश के नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं का अत्यधिक कमी महसूस होने लगती है, किसकी, जनसंख्या तीव्र होने के कारण, और बेरोजगारी तथा निर्धनता की समस्याएं बनी रहती हैं। यदि ये आगे भी ऐसे ही रहेंगी, जो निर्धनता यानी बेरोजगारी की समस्या, काफ़ी बेरोजगार लोग अभी बेरोजगारी में नौकरी ढूंढने के तलाश में लगे हैं लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। तो ये हमारी जनसंख्या वृद्धि के दो कुछ मुख्य प्रभाव हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में ये शिक्षा शास्त्र जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम या बिहार बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।